आज की वीडियो आपने किसी भी तासुब से बालातर होते हुए देखनी है और ये वीडियो किसी एक तबके के लिए नहीं है। ये हर घर के लिए है, हर बच्ची के लिए है, हर मर्द के लिए है, हर माँ और हर बाप के लिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो दर्द और तकलीफ अजियत आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर आए दिन, हर चौथे घर, हर तीसरे घर और हर दूसरे घर पहुंचती जा रही है। सलूशन किसके पास है? बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप के पास है। तो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं या फिर उनको जिनसी दरिंदा और बिल्ला बनाकर मुआशरे में दंदनाने के लिए छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपको मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैंने चंद रोज कबल एक स्टोरी आपके सामने रखी थी जिसमें हमने खुल के ये बात बताई थी कि जब एक जिनसी दरिंदा मुआशरे में निकलता है तो वो किस तरीके से मुआशरे की बहनों और बेटियों की जिंदगियों को तंग कर देता है। तो एक जिनसी दरिंदा मुआशरे में दंदनाता फिर है और वो रिश्ता एप्लीकेशंस जो हैं वहां से मुबैना तौर पर लड़कियों को ट्रैप करता है और बच्चियों को सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाता है। उनको बताता है कि ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, जो कि एक्चुअली वो डॉक्टर है भी नहीं। उसके बाद उसको गवर्नमेंट प्रेमिसेस में वो बच्चियों से मुलाकातें करता है और उसके बाद एक ना खत्म होने वाली तकलीफ उनकी जिंदगियों में नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान कबीले के साथ साथ पूरे मुआशरे के लिए एक ऐसा फुटप्रिंट जनरेट कर जाता है कि अलमान अल हफीज। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, फर्जी नाम ले रहा हूं जी, फर्जी नाम है आसिफा। और इस बच्ची के साथ जो हैपनिंग हुई है मैं चाहूंगा कि आप इसी की जुबानी सुने ताकि एक जानिब उस दरिंदे को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में हम इस मजलूम बेटी की मदद कर सकें और वहीं हम पूरे मुआशरे में हर माँ, हर बाप, हर बहन, हर भाई को यह बता सकें कि अपने मर्दों की तरबियत कैसे करनी है, वहीं अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करनी है, मर्द को कैसे बाहया बनाना है और बेटी को कैसे विजिलेंट रखना है कि मुआशरे में क्या क्या मसाइल तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं और उस सिचुएशन में हाउ टू मूव ऑन और हाउ टू हैंडल दैट। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, नाम मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैंने आपका फर्जी नाम रखा है। इलाका लाहौर है क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बेटे, क्या हुआ आपके साथ? क्वेश्चन मेरा कम से कम होगा, आपने पूरी बात करनी है। बेसिकली मेरी मामा चाहती थी कि मैं इस एज में शादी कर लूं और हम उसके मामा ने मुझे कहा कि एक कोई आजकल एप्लीकेशंस आई हुई हैं उसके थ्रू हम ढूंढते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन? जी, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मैंने मामा को खुद ही सजेस्ट किया कि मामा ये एक मज़ ऐप है जिसकी कमर्शियल्स और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि उसको इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। तो उसको मैंने डाउनलोड किया, मैंने अपनी मामा के बहाव पे अपनी प्रोफाइल बनाई है और उस पर मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट किया, शॉर्ट लिस्टेड किया। मम्मा जो है, मम्मा ने भी काफ़ी क्या कुछ कैटेगरीज होती हैं कि आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक? हाँ जी, उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। उसके अंदर उनके यानी डिटेल्स में ये होता है, प्रोफेशन होता है और एजेस वगैरह और जो भी उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, अगले बंदे ने अपनी पूरी बायोडाटा लिखा होता है। तो उसने भी इसी तरह लिखा हुआ था और इसी तरह काफ़ी और लोग भी थे, उनने लिखा हुआ था। तो मेरी 2-3 लोगों से बात चल रही थी जिसमें से एक की मैंने मम्मा से बात करवाई थी, इसकी मैंने स्टार्ट में करवाई। इसने ये चाहा है कि यानी ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इसने मुझे ये कहा है कि हम मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा ठीक है मैं मिलूँगी, लेकिन ये कि कुछ टाइम तक। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि तुम एक दफ़ा मिल कर देख लो। कितने दिन आप इससे राब्ते में रही, ईमानदारी से? 4 तक, अप्रॉक्स कोई 4 या 5 डेज मैक्सिमम। मेरी इससे चैट व्हाट्सएप पे स्टार्ट हुई है 9 जून को और 11 जून को हमारा मीटअप प्लान था जिना हॉस्पिटल में, कैफ़े में, डॉक्टर कैफ़े के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके मुताबिक जिना हॉस्पिटल में ही सर्विसेज देता है। बकौल उसने मुझे यही प्रिटेंड करवाया। इसका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल रहमान नाम है इसका और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जी। अब आपका थोड़ा सा मैं चाहूंगा पीछे जाए, मीटअप प्लान अभी नहीं हुआ, आप लोगों की कॉमन डिस्कशंस क्या रही 4 दिन? मतलब कोई ख़ास नहीं, वो यही पूछ रहा था कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तुमने एजुकेशन आगे लेनी है या नहीं लेनी है। हमारी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कोई कॉमन डिस्कशंस, कॉमन गोल्स, कोई ऑब्जेक्टिव्स, यानी लाइफ को डिस्कशन, लाइफ के ऊपर ही हमने डिस्कशन की थी। इसके अलावा हमने कोई डिस्कशन नहीं की। एक प्योरली पढ़ी लिखी डिस्कशन। जी जी जी।
ठीक है। और उसमें भी यही था कि हमारी कोई ख़ास ज़्यादा बात नहीं हुई कॉल पे। उसने मुझे यही कहा था कि हम जब मीटअप प्लान करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर फ़ेस टू फ़ेस बैठ के हम बात कर सकेंगे। तो मेरा भी यही ख्याल था कि हमारा फ़ेस टू फ़ेस बैठ के ज़्यादा अच्छा तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने प्लान किया अपनी मम्मा की परमिशन के साथ। तो हमारा ये प्लान हुआ कि हम जिन्ना हॉस्पिटल में डॉक्टर कैफ़े के अंदर मिलेंगे। जिस दिन हमारा मीटअप इससे प्लान था, पहले भी इसने कोई लोकेशन आपको बताई थी कि हम फलां जी जगह जी मैं मिलेंगे? वही आपको बताने लगी हूँ कि जिस दिन हमारा प्लान था 11 जून का, तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा मैसेज करके कि मैं शाम को 6-7 बजे अप्रॉक्स में आऊँगी जिन्ना हॉस्पिटल में, तो मुझे आप बता दीजिएगा। तो उसने मुझे ये कहा है कि अब तो मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ, तो तुम अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। अच्छा। तो मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मा वो इस तरह मुझे बता रहे कि आप अली टाउन वाली साइड पर आ जाओ। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, अली टाउन वाली साइड पर नहीं जाना, उसे कहो किसी पब्लिक प्लेस पर मिलता है तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको एज इट इज़ मैसेज किया कि भाई आप सुबह हम मिल लेंगे, जब आपकी ड्यूटी टाइम होगी हम उसके मुताबिक मिल लेंगे। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ तो तुम आ जाओ। मैंने उसको यही कहा कि मेरे लिए शाम टाइम ज़्यादा सूटेबल है, तो कोशिश करेंगे शाम टाइम। तो उसने मुझे कहा ठीक है, आज ही शाम टाइम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ कैफ़े इधर हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। तो मैंने उसको कहा कोई 4 बजे, मैं उसको कहा मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है जिन्ना हॉस्पिटल तक। मैं वहाँ गई तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर कैफ़े आ जाओ। तो तकरीबन कोई आधा घंटा हम बैठे हैं डॉक्टर कैफ़े में और हमने आपस में बात की है। तो उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि इंशाल्लाह दोबारा। डॉक्टर्स कैफे में मैं कुछ जी चीजें जी समझना चाहूंगा। जी व्हेन यू वेंट देयर, यस आपने उस एनवायरनमेंट को और वहां पर मौजूद लोगों को जी। आपने कुछ रीड किया कि वो आपको वहीं स्टाफ मेंबर ही लगता था या कोई एलियनेट आदमी था जो उस हॉस्पिटल की उस प्रीमिसेस का बंदा नहीं था? मुझे तो आपकी रीडिंग क्या थी? मुझे यही लग रहा था कि वो उधर का ही बंदा है, क्योंकि जो कैफेटेरिया के कस्टोडियन थे, जो कैफेटेरिया का स्टाफ था, मतलब इनफैक्ट जो सर्व कर रहा था, वो हर कोई उसको जानता था। ओके। बाय नेम, बाय प्रोफेशन, मेरे ख्याल है जानता होगा। बाय ठीक है। प्रोफेशन मैं नहीं कह सकती, नहीं, लेकिन बाय वहां पर नेम। डॉक्टर्स की ही एक्सेस है, जी कॉमन जी पब्लिक की एक्सेस उस तरह नहीं है। जी। ठीक है जी। अच्छा जी, देन? तो फिर उसके बाद जो है हमारी तकरीबन आधा घंटा बात हुई है। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है। हमारी जो भी नॉर्मल तरीके से बात हुई है कि हमारी ये प्लान्स है। उसने मुझे बताया कि मैं फ्यूचर में अपना क्लिनिक करना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कॉल पे पहले ये कहा था कि मैं एक अली टाउन में मेरा एक क्लिनिक है, अच्छा। इसका साइकोलॉजी क्लिनिक है, उसने मुझे कहा था अली टाउन का। लेकिन ये कि जब मैं गई हूँ तो उसने कहा मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैंने करना है क्लिनिक। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है। अब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि घर जल्दी आ जाना, तो और मैं आधा घंटा बैठी और उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि मैं अब घर जाती हूँ। तो उसने मुझे कहा, मैंने अपनी इन ड्राइवर करवाई। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नीचे टैक्सी ऑफ कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलें। हम वॉक करते हुए पूरे हॉस्पिटल से नीचे आए हैं। और मैं अपनी इन ड्राइवर मेरी आपको इस टाइम तक कोई शायबा, कोई शुबा उस नहीं, पर नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उसकी बातें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से थी और कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे वो शक पड़े। हाँ, लेकिन उसने मुझे कैफ़े में बैठ के एक बात ये की थी कि अगर तुम्हें मार के और तुम्हारी मम्मा को भेज दिया जाए तो फिर, तो वो एक जर्नल डिस्कशन की बात थी। तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर इतना कोई मजाक समझ के मैंने उसको लेट डाउन कर दिया, मैं उसको जाने दिया। तो उसके बाद नहीं, फिर ये बात उसने किस पॉइंट पे की थी? वो हमारी डिस्कशन हो रही थी, मौत के ऊपर हमारी कोई बात हो रही थी। तो इस टॉपिक को लेके हमारी बात स्टार्ट हुई है कि मौत से डर लगता है नहीं लगता। इस टॉपिक से हमारी वहाँ से ही ये बात शुरू हुई थी। यानी वो आपको बेसिकली आपका नर्व टेस्ट कर रहा था? तो मैंने उसको यही कहा कि भाई मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे मौत से डर नहीं लगता। तो फिर ये कैफ़े में हमारी बात हुई थी। उसके बाद फिर हम वॉक करते हुए नीचे चले गए, क्योंकि मैं अपनी ड्राइवर करवाई हुई थी। ऑब्वियसली मैंने घर तक जाना था। माजरत चाहता हूँ नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आई एम नो वन टू जज। मैं किसी चीज को जज नहीं कर सकता। मैं एक हैपनिंग रख रहा हूं सामने और वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके कानों में घंटी बजाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जाग जाओ, बहुत सारा काम है आपका करने वाला, आपकी अपनी बहनें बेटियां रोती फिर रही हैं। अच्छा जी।
फिर उसके बाद जब हम मेन गेट तक गए जिन्ना हॉस्पिटल के, क्योंकि मैं एनराइवल करवाई थी, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, तो मुझे एक ही गेट का पता था, मैं उस गेट तक गई तो मैं अपनी ड्राइवर ढूंढ रही थी। इतने में उसने मुझे बाय फोर्स गाड़ी की तरफ खींचा है, तो मैंने नहीं सॉरी, उससे पहले मुझे ये कहा है कि मैं कैन आई होल्ड योर हैंड, मैंने कहा कि नहीं, मेरा तुम्हारा ऐसा कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली मैं अब मेरी मामा की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, मामा की तरफ से ये ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है, तो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा जी, था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ की तुम्हें परमिशन नहीं देती। तो एकदम उसने मुझे खींच के और गाड़ी की तरफ फोर्स किए। ऑब्वियसली उसकी वो किसी ने, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो किसी ने ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ी की होगी, या प्री प्लान ही था जो भी था। गाड़ी आपकी रोड पे खड़ी थी? जी जिसमें जी, उसने आपको बिठाया? मेन गेट के ऊपर। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब उसने मुझे बिठाया, मैंने काफ़ी हेजिटेट किया, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को निकाल सकूं गाड़ी से, लेकिन नहीं मैं कर सकी। लेकिन उस दौरान मैंने 15 पर कॉल की थी, जब वो मुझे गाड़ी में बिठा चुका था। 15 पर मैंने कॉल की थी और मेरी तकरीबन अप्रॉक्स 3 मिनट्स मेरी वो कॉल 3 मिनट आपकी कॉल चलती रही? हाँ जी, जिसका मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। 15 पे अटेंड हुई कॉल? जी, अटेंड हुई है और उनने 3 मिनट वो कॉल चलती रही है। मैंने 15 पे कॉल करके 1 प्रेस किया है ताकि इमरजेंसी की कॉल चली जाए, और वो 3 मिनट कॉल मुसलसल चलती रही है। लेकिन उसके बाद जब वो मुझे अपनी जहाँ पे वो लेके जाना चाह रहा था, वो मुझे वहाँ पर लेकर गया। कहाँ लेकर गया? अली टाउन वो लेकर जहाँ गया, पहले बुला रहा था। जी, वो वहाँ लेकर गया। जब वो अली टाउन लेके गया तो वो उसने अपने मुझे गाड़ी से निकाल के उसने बिल्कुल अपनी स्ट्रीट के आगे गाड़ी खड़ी की, और स्ट्रीट उसकी काफ़ी छोटी सी है जिधर तकरीबन। रास्ते में इसने मारा पीटा आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि जब आप लोगों का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ रास्ते में? नहीं, मैंने उसको क्योंकि कहा है, जिन्ना हॉस्पिटल और अली टाउन जी, में काफी रास्ता है, डिस्टेंस। जी, आप लोगों का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि अगेंस्ट योर विल अगर एक बंदा आपको लेकर जा रहा है, आपको उठा कर ले जा रहा है, एक्चुअली आपको किडनैप करके ले जा रहा है, हाँ जी, और रास्ते में उसने आपको मारा पीटा भी नहीं है, आपका कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुआ, रास्ते में कहीं सिग्नल भी आए होंगे, आपकी गाड़ी कहीं रुकी भी होगी, क्योंकि अली टाउन जाते हुए सिग्नल्स भी आते हैं। हाँ, गाड़ी स्लो कह सकते हुए, लेकिन गाड़ी कहीं स्पेसिफिक सिग्नल के ऊपर ऐसा कोई मौका ही नहीं है, सिग्नल नहीं रुकी। लेकिन ये कि उसने मुझे बहुत बड़े प्रेशर से पकड़ा होता, जिसमें वो मुझे बार बार कह रहा था कि तुम आराम से अगर बैठ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है जितनी मेरे अंदर पावर है। आपने रेजिस्ट रास्ते में किया है, फिजिकली रेजिस्ट किया? हाँ, ऑब्वियसली मैंने किया है। हाउ ही हैंडल्ड दैट? उसने मुझे पकड़ा हुआ था मेरे हाथ से, जो कि मतलब जिसमें मेरी उंगली दुखी थी, लेकिन ये है कि अब मुझे समझ किस नहीं हाथ से कि पकड़ा हुआ था? क्या आपका कौन सा हाथ उसने पकड़ा हुआ था? जो साइड पे था, वो राइट साइड पे बैठा हुआ है, आप लेफ्ट में? ऑब्वियस नहीं, राइट साइड वाला ही हाथ पकड़ा हुआ था, जो वो ड्राइविंग सीट होती है उसी तरफ, जो मेरा हाथ था उसी तरफ से उसने मुझे पकड़ा हुआ था। और वो गाड़ी भी ऑटोमेटिक थी, इस वजह से उसके लिए ड्राइव करना इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो उसके बाद फिर जब वो मुझे लेकर गया, तो उसकी स्ट्रीट छोटी थी, उसने अपनी स्ट्रीट के एग्जैक्ट आगे गाड़ी लगाई है, जिसमें मैंने उसको उस वक्त मैंने काफ़ी इतनी चीखें मारी थी कि मेरा गला तक ख़राब हो गया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती उस वक्त उससे स्ट्रीट से बाहर कोई क्यों नहीं आया। आपको लोग नजर आए मोहल्ले में? नहीं, वो काफ़ी मतलब बाहर उसके बैंगलोस टाइप है, और अंदर जो है एक बंदा था, जब हम एक बंदा था सही वहाँ पे, लेकिन उसने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उस स्ट्रीट के अंदर नहीं था, उस स्ट्रीट से बाहर वो गुजर रहा था, वो गुजरता हुआ चला गया। तो उसके बाद जब हम उसने मुझे खींचता हुआ अपनी, यानी उसका दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था उसके घर का, उसने मुझे अपने घर खींचता हुआ अपने घर लेके गया, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा शोर किया है कि भाई मुझे उसमें ये नहीं प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे लोग बचाए, मैं उसके साथ लगी हुई थी कि मुझे छोड़ दो। यानी आप ठीक है, आपकी और उसके दरमियान कम्युनिकेशन चल रही थी जी, लोगों से आप मदद के लिए नहीं कह रही क्योंकि आप वहाँ बिजी हो गए जी। मैं उसको कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, वो मुझे उसी तरह एज इट इज सीढ़ियों से खींचता हुआ ऊपर लेकर गया। घर में कोई नजर आया आपको? घर में कोई नजर नहीं आया। उसका ऊपर वाला जो फ्लोर था उसमें 3-4 कमरे थे, जो लाउंज से गुजरता हुआ रास्ता था उसमें अब 4 कमरे थे, जिसके अंदर उसमें एक उसने कमरा अपना खोला तो उसमें उसने मुझे लेके गया। वो लॉक था? वो कमरा लॉक नहीं था, दरवाजा खुला जी। जब वो मुझे लेकर गया है तब तक दरवाजा सारे खुले हुए थे, यानी जब वो मुझे लेकर गया उस वक्त तक उसके घर उसके कमरे तक का दरवाजा खुला हुआ था। तो फिर उसके बाद उसने मुझे अपना कमरे के अंदर करके लॉक कर दिया।
और फिर उसने मुझे कहा है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं, ठीक है, या तुम मेरे साथ ऐसा कर लो। मैंने कहा है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल है कि तुम मुझे मार दो, मैं मरना पसंद करूंगी बनिस्बत इसके। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज तक, अल्लाह ने मुझे सेफ़ रखा है, मेरी माँ ने मुझे सेफ़ रखा है, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। उस वक्त मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उससे भागूं, तो उसने मेरा गला दबाया और मेरा हाथ की उंगली उसने बिल्कुल ऑपोजिट कर दी ये थी। आपकी हाथ की उंगली पर भी स्वेलिंग भी है? हाँ, बस ये अब काफ़ी बेहतर है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो उसने बिल्कुल उल्टी कर दी थी, तो इस फिर तरह भी हाँ जी, फिर भी मैंने कोई क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैंने अपने आप को सेव करना है। मेरे जहन में यही था कि एक मर्डरिस्ट है और इसने मुझे मार देना है। तो मैं अपने आप को उस तरीके से सेफ लेके चल रही थी कि क्योंकि मेरी मामा को तो पता था कि ये जिन्ना हॉस्पिटल गई हुई है। अब मेरी मामा को ये ही पता था कि मुझे जिन्ना हॉस्पिटल से ले जाके आगे कहीं ले गया हुआ है। तो उसके बाद फिर जब उसने मुझे मेरा गला दबाया, मुझे फुल गला, यानी मेरी कॉट के ऊपर उसने 2 अंगूठे अपने रख के फुल प्रेस किए। हाँ जी। और क्योंकि ऑब्वियसली उसका, मुझे ऐसा लगता है उसकी मेंटालिटी यही होगी कि कहीं इसको जख्म या इस तरह का उसने कोई मारा नहीं है, ब्रूज नहीं दिया। मैंने यही आपसे पूछा नाज़रीन, होता कि नॉर्मली लोग ब्रूजेस छोड़ जाते हैं, जख्म छोड़ जाते हैं, मारते हैं। पंजाबी में कहते हैं गुजियां सटा मार। गुजियां सटा का मतलब यह है कि आप ऐसी चोट लगाएं जो ना मेडिकल में रिफ्लेक्ट हो, ना कहीं और उसका पता चले, लेकिन अगला बंदा अजियत में आपको सरेंडर करे। तो फिर उसने मेरा काफ़ी गला दबाया, इतना दबाया कि मेरा फेस रेड हो गया था और मेरे कान के अंदर दर्द शुरू हो गया था, मेरी आंखों में दर्द, मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था उसके गला दबाने की वजह से। तो उसने फिर गला छोड़ के, तो मैं काफ़ी, मतलब 1-2 मिनट बाद मैं अपनी ओरिजिनल उसमें आई कि मैं उससे बात करने की हालत में आई। तो मुझे कहते तुम्हें अब भी मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मुझे अब भी मौत से डर नहीं लगता, तो मुझे मार दो, मुझे ये एक्सेप्टेबल है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जो तुम चाह रहे हो, तुम मुझे मार दो। फिर उसको पता चल गया था। वो क्या चाहता था कि आप अपनी विम्स एंड विशेस के साथ उसके साथ जी ये गुनाह करें? जी बिल्कुल, वो ऐसा चाहता था। और उस पर उसने कायल करने की भी कोशिश की और तशद्दुद भी करके, जी जैसे आप मान जी, लेकिन उसको ये पता चल चुका था कि ये, मैं इसको मार भी दूंगा, इसने तब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको किसी चीज़, इसको डर ही नहीं लग रहा मुझसे कि मैं इसको मार दूंगा। फिर वो जो वो करना चाह रहा था, जो बुरा वो करना चाह रहा था, वो उसने किया। फिर उसके बाद मैं अपना, अब मुझे उसने, फिर उसके बाद उसने मुझे कहा है कि अब तुम्हारे पास फिर 2 ही ऑप्शंस हैं कि तुम या तो मर जाओ, या जब मैं तुम्हें कहता हूँ तब तुम मुझसे मिलने आओ। तो मैंने कहा कि हाँ। अच्छा जी, यानी पहले वो बदबख्ती करता है, गुनाह करता है, उसके बाद वो शर्त ये रख रहा है कि जब मैं कहूँ आपने मिलने भी आना है। जी बिल्कुल, उसने मुझसे ऐसा कहा है कि जब मैं कहूँगा तब तुम मुझसे मिलने आओगी। फिर मैंने यही सोचा है कि ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस वक्त हेजिटेट करती हूँ कि ये मुझे, अगर मैं इसको कुछ भी कहती हूँ या मैं इसको कहती हूँ कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो वो मुझे नुकसान पहुंचा ऑब्वियसली उसने मुझे मार देना था। उसकी लुक और उसकी सिचुएशन से पता चल रहा था कि इसको मार देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यही सोचा, बेहतर यही सोचा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँ। तो फिर उसके बाद वो, मतलब मुझे जैसे ही चांस मिला है तो मैंने अपनी मामा को और कुछ लोगों को लोकेशन सेंड कर दी थी, और मैंने एक मैसेज किया था कि मैं फंस गई। सिर्फ वो वहां पर आपके पास मौजूद रहा है सारा टाइम? जी जी। कितनी देर आप वहां पे रहे हैं? कोई अप्रॉक्स कह सकते हैं 40-45 मिनट्स। दैट्स इट? बस जी। इसमें लोकेशंस जब आपने सेंड की हैं तो उसमें वो उस वक्त में मौजूद था? जी, वो वहीं मौजूद था। मैंने उसके हाथ अपना फ़ोन लिया, मैंने कहा है कि मैं कुछ, मुझे कहता है तुम कुछ रॉन्ग कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी, यानी अब चीजें नेगोशिएशन पे आ गई जी, थी। मैंने कहा कि ठीक है तुम देख लो, तुम्हारे सामने ही मैं मैसेज कर रही हूँ, जिसको भी मैसेज करना है। मैं तुम्हें ये कोई बात बताने वाली है कि मैं किसी को बात बताऊंगी? ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं उस चीज़ को मान रही हूँ, ठीक है, सब कुछ जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर उसी दौरान मैंने जब लोकेशन सेंड की, मैंने उनको लोकेशन सेंड की है, 2-3 लोगों को मैंने लोकेशन सेंड की, प्लस नाम लेने की कोई जरूरत नहीं जी, मैंने मामा को लोकेशन सेंड की है, और मैंने
मैसेज कर दिया, फंस गई। जिनको लोकेशन में सेंड की, जस्ट एक ही मैसेज किया, फंस गई। वो किसी को पता नहीं चला कि ये क्या कहना चाह रही है। और जो ममा की चैट थी, उसने देख लिया कि इसने किसी को लोकेशन सेंड की, तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन खींच के कहा कि तुम कुछ गलत कर रही हो, तो तुम तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर रही हो, तो फिर तुम लोकेशन क्यों भेजी। उसने मेरी मामा की चैट से डिलीट फॉर एवरीवन करके मैसेजेस डिलीट कर दिए सारे। कुछ मैंने अपने पहले से भी मैसेजेस ममा को किए हुए थे। जब मैं उसके साथ कैफ़े में बैठी हुई थी, तब मैं ममा को साथ साथ अपडेट दे रही थी कि ममा ये सीन है, वो भी उसने मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। और जब वो मुझे, जो मैंने ममा को मैसेज किया था, वो भी डिलीट कर दिए थे। आपको यहाँ पर जो 40-45 मिनट इसकी आप हद से बेजा में रहे, 50 मिनट कर लें, 40 मिनट के दरमियान कर लें, इस दौरान में कोई इसने आपकी कोई वीडियोग्राफी वगैरह, ये माजरत के साथ मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी चीज जो आपको शायबा लगता हो, क्योंकि अगर वो आपको कह रहे कि जब मैं बुलाऊंगा तुमने आना है, तो इट मीन्स दैट ही इज ब्लैकमेलिंग यू। तो ब्लैकमेलिंग किसी बिहाफ पर वो कर रहा था? उसके कमरे में कैमरास लगे हुए थे, लेकिन उसने ब्लैकमेलिंग, उसने किसी यानी स्पेसिफिक उसने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारी मेरे पास वीडियो है, ये ऐसा है। उसके कमरे में कैमरास लगे हुए थे। वो किस लिए लगे हुए थे? मुझे मतलब ऑब्वियसली वीडियो बनाने के लिए ही लगे होंगे, मैं तो यही कह सकती हूँ। तो उसके बाद फिर ये है कि उसने मुझे बताया है कि मेरा काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा रह चुका है और मैं मर्डर भी कर चुका हूँ। उसने मुझे ये चीज़ें बताई हैं और उसने उस चीज़ों की प्रूफ भी मुझे दी हैं। प्रूफ? जी, मतलब प्रूफ एज मीन उसने खुद ये चीज़ें दिखाई हैं मुझे। अपने ही मोबाइल में? जी, अपने फ़ोन में। मतलब उसने ये दिखाया कि वो इसके पास एक लड़की है और उसने उसका मतलब उसको मार रहा है, गला दबा के ही मार रहा है, जो जिस तरह वो मेरे साथ कर रहा था एज इट इज उस, लेकिन उसको एक हाथ ताकि आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप कर सके। जी। तो फिर बस उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा, तुम मुझे कहता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम रिलेशनशिप में। तो कहते हैं तुम अपनी मामा को या अपने घर में किसी को नहीं बताओगी इस चीज़ का। मैंने कहा ऑब्वियसली ये कोई बात बताने वाली तो है नहीं कि मैं किसी को बताऊंगी। क्यों, मैंने उससे ये बातें जस्ट इसीलिए की है कि मुझे था कि अब जो हुआ है वो तो हो गया है, इस वक्त मैंने, अब मेरा मरने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले वो मुझे मार देता तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन उस वक्त मुझे यही था कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि बस ठीक है, इसने जो कंडीशंस मैंने इसके आगे रखी हैं वो उस पर एक्सेप्ट कर रही है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम मिलोगी। निकले कैसे वहाँ से? फिर उसने मुझे कहा कि मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाना है। मैंने कहा ठीक, हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी लगी और खाना खाने चलते हैं। तो मुझे कहता है तुम वाकई ईजी हो। मैंने कहा हाँ मैं ईजी हूँ। मैंने अपने आप को यही प्रिटेंड, मैंने अपने आप को बड़ा नॉर्मलाइज उसके बाद किया है, बड़ी कोशिश की है कि मैं अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मेरे फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद मैं उसके साथ गई, उसकी बाइक पर बैठ के खाना खाने हम गए। वो गाड़ी कहाँ गई जिसपे आपको लेके? वो गाड़ी बाहर नहीं खड़ी थी जब हम बाहर निकले। It means that there is someone else as well. Obviously, जी। जो गाड़ी जिसने वहाँ पहुँचाई और उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैं उसके साथ, यानी मुझे वहाँ से किसी तरह बच के निकलना था। बच के एज मीन जो होना था वो मेरे साथ हो गया हुआ था। मैं ये चाहती थी कि बाइक पे फिर वो मुझे एक चीज़ियस लेके गया, तो वहाँ पे उसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो कि मैंने नहीं खाया। और मैंने उसको कहा कि ठीक है अब मैं घर जाती हूँ। तो मुझे कहते हैं नहीं, यहाँ से हम फिर वापस मेरे घर जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ऑब्वियसली मैं तुम चीज़ियस पे जब आप बैठी हुई वहाँ आपने क्यों नहीं मदद मांगी किसी से? क्योंकि मैं उस वक्त प्रॉपरली ज़हनी तौर पे ट्रैप हो चुकी हुई थी और मुझे ये था कि मैं अपनी मम्मा तक किसी तरह पहुँच जाऊँ बस। मैं वहाँ पे और साथ साथ में लोकेशन सेंड कर रही थी। मैंने जहाँ चीज़ें उसके फ्लैट, आपको मोबाइल दे दिया हुआ था? मोबाइल मेरे पास था, वो मुझ पे मोबाइल मेरे पास ही था। उसने मुझे सिर्फ अपने घर में मुझसे मोबाइल लिया था, वो भी स्टार्ट में। उसने बाद में खुद अपनी मर्जी से मुझे फ़ोन दे दिया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं करना। वो यही समझ रहा था कि ना इसने लोकेशन किसी को भेजनी है, ये मुझसे डर गई है। और ऑब्वियसली मेरे दिल में एक डर था, तो मैं डर गई। कोई अप्रॉक्स कोई 10 मिनट कह सकते हैं। और उस 10 मिनट की भी लोकेशन, लाइव लोकेशन भी मैंने सेंड की हुई है और करंट लोकेशन, मैंने दोनों लोकेशन सेंड की हुई हैं। तो उसके बाद मैंने उसको कहा है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ। तो मुझे उसने कहा कि तुम खाओ ना, तुम लोग हमें देख रहे हैं तो तुम खाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकती, इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ खाऊँ। तो फिर उसके बाद उसने मुझे कहा है कि ठीक है
मुझे कहते कि तुम वापस मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर तो नहीं जा सकती अभी, तो अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी, ऑब्वियसली मेरी मामा परेशान होंगी कि तुम लेट क्यों हो गई हो। तो मैं उस पे मुझे कहते तुम मुझसे दोबारा कब मिलोगी। जून को उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे फ्राइडे वाले दिन दोबारा मिलूँगी। तो फिर मुझे कहते तुम पक्का आओगी, यानी तुम्हें कोई तुम मानती हो इस चीज़ को कि मेरे रिलेशनशिप में। मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, अब ना फ्राइडे वाले दिन तुमने आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर कैफ़े ही आऊँगी और हम वहाँ ही वापस मिलेंगे। उस तरह फिर मैंने उस चीज़ियत से अपनी ड्राइवर करवा के मैं घर पहुँची और मैंने अपनी मम्मा को बताया कि इस तरह ये सीन है। तो फिर वहाँ से मेरी मम्मा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुँची और जब मैं घर पहुँची हूँ मैंने 15 को कॉल की थी। ये सारा जो कुछ हुआ है ये तकरीबन अप्रॉक्स 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ पे मुझे लेके गया था उस चीज़ से लेके मेरे घर तक का रास्ता तकरीबन 50-55 मिनट की ड्राइव है मेरे घर की। मैं ड्राइवर में थी तो वो 1 घंटा वो लग गया मुझे। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। जो पुलिस ने सलूक किया वो एक अलग कहानी है। इस टाइम सीएम पंजाब भी एक माँ है और पंजाब के तख्त पे पहली दफ़ा बैठने वाली कोई रानी, कोई खातून है जो समझती है, बल्कि उसको समझना चाहिए कि शी इज़ आंसरेबल टू समवन और उससे इसका जवाब लिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आज माँ के साथ माँ ही बात करें। तो ये बच्ची की बात जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। बराए करम एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ एक है कि लड़की का कसूर है। इमेजिन करें कि ये मेरी आपकी किसी की बेटी हो, देन व्हाट? हम क्या करेंगे? हम कहेंगे बच्ची का कसूर है। बच्ची का कसूर ये जरूर हो सकता है कि वो उसको मिलने गई और वो एक कमजोर लम्हा था। बच्ची का कसूर ये जरूर हो सकता है कि उसने इस हैपनिंग को हैंडल कैसे किया। मैं भी टार्जन नहीं हूं, आप भी टार्जन नहीं है। खुदा न खास्ता किसी की जिंदगी में कमजोर लम्हा आ जाए तो पहली चीज जो माऊफ होती है वो आपका दिमाग है। ना दिल आपका साथ दे रहा होता है, वो भी हैरत अंगेज सिचुएशन में होता है, और दिमाग जो है वो बिल्कुल माऊफ होता है। तो ये जो नॉर्मल जिंदगी के आइडियाज होते हैं ना कि यूं कर लेते वो कर लेते, ये सारी चीजें बैठकर की जा सकती हैं। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, जिसके तन पे लगी है उसको पता है। तो कानून, रियासती इदारे, पुलिस, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, वो बदबख्त इंसान जो है जिसने मुबैना ये तमाम हरकतें की हैं, ही इज इन जेल राइट नाउ। लेकिन खतरा क्या है? खतरा यह है कि उसका मोबाइल नहीं लिया गया, उसका सिस्टम जिसके ऊपर वेबकैम लगा हुआ था वो रिकवर नहीं किया गया। बेटे वो थोड़ी डिटेल बता दो। वो उसके कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था उसके डेस्कटॉप के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर जो उसकी स्क्रीन है जी जी, जो उसका सिस्टम पड़ा हुआ था उसके ऊपर उसका एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी लाइट ऑन थी, जिससे ऑब्वियसली पता चल रहा था कि कैमरा ऑन है, लेकिन उसका डेस्कटॉप की स्क्रीन ऑफ थी। तो जब पुलिस वाले भी वहां गए तो उन लोगों ने भी यही कहा कि स्क्रीन ऑफ है तो समझे बस कैमरा भी ऑफ। वो पढ़े लिखे भी माशाल्लाह पूरे होते हैं। जो आपकी लोअर कैडर की पुलिस होती है ना, उनको मोटी मोटी बात समझ आती है। उनको यही लगता है कि ये बंद है तो मतलब बंद काफी है। कोशिश की है हमने कि वो उस कैमरे को या उस पूरे सिस्टम को अपने उसमें ले लें, वो उसको पुलिस कस्टडी के अंदर। मोबाइल्स की क्या सूरत थी? मोबाइल्स का ये सीन था कि उसके पास 2 मोबाइल्स थे, एक उसके पास इन्फिनिक्स था और एक उसके पास आईफोन 11 की कोई सीरीज़ थी। मुझे अब कंफर्म नहीं है कौन सा था, आईफोन 11 की ही कोई सीरीज़ थी। और उसके बाद उसके पास एक लैपटॉप था जिसमें से उन लोगों ने ऑन द स्पॉट, पुलिस वालों ने मुझे कहा और मेरी मामा को कहा कि आप लोग कमरे की तलाशी लो और हमें चीज़ें निकाल के दो, जो आप कह रही हो वो ढूंढो। तो एक उस लड़के ने जब दरवाज़ा खोला था तो उसके हाथ में एक फ़ोन पकड़ा था, वो आईफोन 11 था जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। वो पुलिस वालों ने उससे खींच लिया था और लैपटॉप मैंने अपने हाथ से उठा के पुलिस वालों को दिया था कि ये इसका लैपटॉप है। और मैंने इनको कहा कि मुझे इस 2 चीज़ों से इतना नहीं है जितना मुझे वो इन्फिनिक्स फ़ोन आप लोग अपने पास रखें, जो वो इन्फिनिक्स फ़ोन के अंदर उसके पास बहुत सी ऐसी लड़कियों जिसमें उसने आपको लड़कियों की वीडियोस और तस्वीरें दिखाई थी, वो मैं चाहती थी कि पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर लें। और मैंने बहुत उनको कहा कि आप लोग देखिए, उन लोगों ने ऊपर से जस्ट अलमारी की दरवाज़ा खोल के बंद कर दिया। ये उनकी
सर्च था कि भाई ये इस तरीके से उनने फोन ढूंढा है कि वो अलमारी का जस्ट दरवाजा खोला और यानी वो नहीं पुलिस के पास रिकवर हो सका। नहीं हो अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक है जी। और मरियम बीबी, आपके लिए कुछ गुजारिशात हैं, वो आपके पेश कर दी हजूर। लेकिन वहीं मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर वो इंसान जिस पर ये इल्जामात लग रहे हैं वो ये समझ रहा हो कि उसके साथ इनफेयर मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो ही इज मोर देन वेलकम। क्योंकि पुलिस के सामने वो भाई साहब ये अपने करतूत मान चुके हुए हैं। तो जो चीजें आप मान चुके हुए हैं, अल्लाह के फजल से आप उससे तो भाग नहीं सकते। आपने एक बदबख्ती की, हमारे यहाँ अजाब पता है क्या है? हमारे यहाँ बड़ा अजाब यह आ गया हुआ है कि हम गुनाह को अब गुनाह समझते ही नहीं है। हम देखते हैं कानून की नजर से, शरा की नजर गई पहाड़ में, कानून गुंजाइश दे देता है और वो गुंजाइश बहरहाल इंजॉय की जाती है। अच्छा बच्चा, पुलिस ने क्या किया? कितने घंटे बाद पुलिस आई या पुलिस ने आपसे कॉल बैक की, राब्ता किया? 15 पे ऑब्वियसली आपने कॉल की जी। तो फिर जब मैं घर पहुंची हूँ उसके बाद यानी जब 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब मैं घर पहुंची हूँ, वो आपको किडनैप करके जना हॉस्पिटल से एली टाउन ले जाता है। एली टाउन ले जाकर वो आपको बदबख्ती करता है, पौना घंटा वो वहां पर रुकता है। उसके जी बाद आपको चीजेस लेके जाता है। जी पुलिस नहीं आई? नहीं आई ना, मुझे कोई कॉल आई है पुलिस की तरफ से। जो मोबाइल आपको ऑन था? बिल्कुल मेरा फोन ऑन था। आईजी साहब इन्होंने कहो कि किसी कंधे च टक्कर मार दें, मर मुर जान। खुदा की कसम अगर ये सब नहीं कर सकते। आपको एक बच्ची की किडनैपिंग की कॉल आ रही है, 3 मिनट वो कॉल 15 पर ऑन रहती है इस बच्ची के मुताबिक, मोबाइल उसका ऑन है। आपकी फोर्स ने उसको ट्रैक क्यों नहीं किया? यकीन करें, आपके किसी दोस्त अजीज की बच्ची होती ना, तो आपने पूरे लाहौर की पुलिस पीछे लगा देनी थी और 10 मिनट के अंदर उस बदबख्त को गिच्ची के ऊपर से जाके पकड़ना था। लेकिन ये तो आपकी बच्ची नहीं है ना ये रियासत की बच्ची है, ये तो किसी गरीब की बच्ची है। उसको रुलने दें, मर लेने दें, उसका क्या जाता है? वो एक दरिंदे के नरगे में है। उसने अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा शहरी होने के नाते अदा की है 15 पे कॉल करके। लेकिन 15 को किस चीज का भार है? 15 तो बड़ों के लिए। 2 घंटे बाद बेटे। अच्छा जी। जब 2 घंटे बाद मैं घर पहुंची हूँ तो उस वक्त कॉल आ रही थी, तो मैंने कॉल के रिसीव किए तो मुझे कहा गया कि आप 15 के ऊपर आपने कॉल की थी। तब फिर मेरी मामा ने मैंने अपनी मामा को कहा है कि मामा इस तरह 15 पे मैंने कॉल की थी उस वक्त, यानी 2 घंटे पहले जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो तब मम्मा ने उनसे बात की और मम्मा ने उनको फिर बदवाएं भी निकाली थी कॉल पे कि भाई अब कोई फायदा नहीं है तुम लोगों के कॉल का। क्या करें? 2 घंटे बाद जब रिस्पॉन्स होगा तो उसमें तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। फिर उसके अब पुलिस का करंट रिस्पॉन्स क्या है? इस टाइम वो बदबख्त जेल में है? जी, वो भी मेरी मम्मा ने उसको पुलिस की तरले मिन्नतें करके अरेस्ट करवाया था। वो फिर हम 8 बजे यानी 8:45-46 पे हम घर से निकले हैं। तकरीबन हम अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में गए हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा है कि आप अपनी FIR लिख के दो। मैंने FIR लिखी है, मतलब उनने सारा सिनेरियो पहले पूछा है, सब कुछ पूछा है, कहाँ हुआ, कैसे लेके गए, सारा कुछ मैंने बताया। FIR लिख के आपने दरखास्त अपनी लिख जी, मैंने उनको अपनी एक दरखास्त लिख कर दी है। तो मुझे कहते हैं कि अब ना या आप जाओ नवाब टाउन थाने में चले जाओ। अच्छा, यानी वो मुतलका थाने में नहीं तो बदबख्तों से पूछो कि फिर बिठाया किस लिए हुआ? 2 घंटे उनने, तकरीबन 2.5 घंटे उनने हमें बिठा के रखा। और 2.5 घंटे बाद जब मैं बहुत मुश्किल से अपनी दरख्वास्त लिखी है उस सिचुएशन के अंदर, तो मुझे उसके बाद उनने कहा कि अब आपकी यहाँ तो दरख्वास्त जमा ही नहीं हो सकती। शी इज अ रेप विक्टिम। ऑनेस्टली, एक बच्ची रेप विक्टिम है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको इस हैपनिंग से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो थानों में धक्के खा रही है, बजाय उसके जब उसको उस ट्रॉमा से निकालने की जरूरत थी। शाही पुलिस के पैरों में घुंघरू हैं, पैरों के नीचे अब छाले निकल आए हुए, अब तो वो नीचे पांव भी नहीं लगा सकते। वो विक्टिम के पास खुद नहीं जा सकते। विक्टिम ने कोई तरला मिन्नत करना है तो शाही दरवाजे पर आ जाए, वो आएगा, वो आकर अपना रोना पीटना करेगा। उसको अपनी पुरानी तकलीफ भूल गई कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वो देख रही है बच्ची कि आगे मेरे साथ क्या होना। सुनते जाए, शर्माते जाए, नक्को लकीरा कड़न वाली गल है। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम उस पुलिस स्टेशन से निकल के हम नवाब टाउन गए। रात को तकरीबन कोई 11:30 बजे।
इन्होंने आपको कोई फैसिलिटेशन कोई भी दी? नहीं दी। मेरी मम्मा उनको रिक्वेस्ट करती रही है कि आप मेरे साथ चले जाएं वहां तक, कि आप जो भी दूसरे कोई थाने चले गए? जी, फिर वहां वहां पर से क्या बना? वहां कौन दूसरे से थाने शाही गए। अफसर था? उन लोगों ने फिर हमसे सारा कुछ सुना, सारा कहानी कुछ सुनी पूरी? जी, फिर कहते हैं कि आप दरखास्त लिख के दें, पेपर दे दिया एज इट इज। जो दरखास्त मैंने वहाँ लिखी हुई थी, मेरी मम्मा ने उनको उनके हाथ में पकड़ा दी कि ये दरखास्त लो। अब उन लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट करना था, इस वजह से वो तो वो हो गए कि भाई दरखास्त तो उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद उनने कहा कि आपके पास, आपको पता है जिस जगह पे आपके साथ ऐसा हुआ है उस जगह का आपको एग्जैक्ट पता है? मैंने कहा हाँ मुझे एग्जैक्ट पता है, मैं अगर उस जगह पे जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा इसका कौन सा घर है। तो उनने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी अभी एफआईआर नहीं लेंगे, जब लड़का अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी एफआईआर अच्छा लेंगे। जी, मैं ये उनके वालिद साहब का कानून नहीं है? बस कोई लेडी पुलिस मुलाजिम आपको मिली? वो अभी तक की गुफ्तगू में कोई लेडी पुलिस मुलाजमा आई? जो मेरी आईओ है जस्ट वो आयु बाद में आई है? नहीं नहीं अभी जिस टाइम आप ऑपरेशंस के नहीं पास नहीं हैं, नहीं आप फैसिलिटेशन डेस्क पर हैं, आप फ्रंट डेस्क पर गई हैं अपनी दरखास्त लेकर, कोई लेडी पुलिस मुलाजमा आपके नहीं पास आई कि किसी शी इज अ रेप कोई विक्टिम, नहीं इनको हमारी जरूरत है? नहीं आईडी साहब, ये है आपका सिस्टम। जब मर्द हजरात पुलिस का चेहरा बनेंगे और हर खातून को हर सिचुएशन में आने के बाद मर्दों ने डील करना है, तो आपको क्या लगता है चेजर चस्के खत्म हो जाएंगे? ये पहले से ज्यादा चलेंगे। बीबियों बहनों को बिठाएं ताकि अगर कोई ऐसी विक्टिम आती है या कोई ऐसी खातून आती है तो उसको वेलकम करने के लिए कोई बहन आगे बैठी हो, कोई बदबख्त सर फिर आगे ना बैठा हो। और ये सारा दिन यही काम चल रहा होता है। अच्छा जी, फिर अभी एफआईआर नहीं हो सकती, जो फड़ांगे उदो होगी। जी, वो मम्मा ने उनकी बहुत, यानी हम लोगों ने उनकी काफी रिक्वेस्ट की आप लोग एफआईआर काटें, तब हम आप मतलब हम तब उसको पकड़वाते हैं, आप एफआईआर काटो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे होता ही नहीं है, हम पहले मतलब हमेशा पहले आप उसको अरेस्ट करते हो फिर पढ़ी लिखी बेटे, आपको बात बताऊं, आप ए लेवल्स की स्टूडेंट हैं जी। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी और इट इज बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी पाकिस्तानी, कि वो अपनी आप बीती पुलिस को लिखवा रहा है जी। और ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो बदबख्त कोई हरामखोर आदमी वहां पे बैठा हुआ है जिसके लिए कानून उसके घर की लौंडी है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो कोई पैसे शैसे भी, मोटी सी चीज बेटे बताओ, कोई चाय पानी भी पिलाना पड़ा, कोई खाना शाना खिलाना पड़ा, कोई गाड़ी सवारी का भी बंदोबस्त करके देना फिलहाल पड़ा? ऑन उस टाइम जब तक उसको पकड़वाया तब तक ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम 15 को बार बार साथ एक एक बात बताई थी, क्योंकि वो हमारे साथ ना जा रहे थे ना वो हमारी एफआईआर काट आप रहे थे। अगेन एंड अगेन 15 कॉल कर जी, रहे थे, ठीक है। तो वो ना हमारी एफआईआर ले रहे थे, कुछ भी नहीं करे। फिर कोई रात के 2:30 बजे उनने कहा कि आओ हमारे साथ, कि नहीं मैं और हम रात लोग 2:30 बजे? जी, और हम लोग थाने ही बैठे रहे नवाब टाउन। ये इंसिडेंट किस टाइम हुआ है? अप्रॉक्स कोई मैं घर पहुंची हूँ 8:45 8 समथिंग। 15 की कॉल आपकी किस टाइम की थी? तकरीबन 6 बजे की, 6 सवा 6? हाँ जी, इतना ही लगा ले। यानी 6 बजे आपके सिस्टम पे कॉल आ रही है। शर्माते जाए आईजी साहब, 7 8 ये 2 घंटे जिसमें बच्ची जो है वो विक्टिम बन गई। पहले किडनैपिंग की विक्टिम बनी, इन्हीं 2 घंटे में वो रेप विक्टिम बन गई। आपकी पुलिस सोई रही। 9 10 11 12 1 2 2:30 यानी कि 8.5 घंटे, 8.5 घंटे बाद आपकी पुलिस का उड़न खटोला जो है वो तैयार हुआ है कि चल पुत्र आ जा, फिर उथे ले चल, बंदा ही फाड़ ले। अब आप गए फिर साथ? जी, फिर हम लोग जो है पुलिस के मोबाइल में मैं और जो मेरे साथ मेरे घर वाले थे वो हम बैठ के गए हैं पुलिस के मोबाइल में वहाँ तक। तो जो मैंने लोकेशन अपने घर वालों को सेंड की हुई थी उस लोकेशन पे उनको लेके गई हूँ। तो वो मुझे स्ट्रीट पता चल गई थी कि ये स्ट्रीट है। मैंने उनको बताया कि ये इसका घर है और उन लोगों ने उसको दरवाज़ा, हम काफ़ी देर नॉक करते रहे, अप्रॉक्स कोई 10 मिनट बाद कोई बाहर आया है। वो उनका लैंडलॉर्ड था, जो वो अब्दुर्रहमान डॉक्टर बना हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो उसका लैंडलॉर्ड था। तो पुलिस वालों ने उनको कहा कि हम ऊपर जा सकते हैं, तो वो फिर चले गए ऊपर। पुलिस वो ऊपर वाले पोर्शन में रहता था अब्दुर्रहमान, और उसके नीचे लैंडलॉर्ड रहते थे उसके। तो जब हम ऊपर गए तो हम कोई अच्छे खासे 15 से 20 मिनट उसका दरवाज़ा नॉक करते रहे, वो जो कमरे में मुझे लेकर गया था। फिर जो उसका लैंडलॉर्ड था
उसमें एक लड़का आया है और उसने कहा है कि भाई इसके नीचे बाइक ही नहीं है तो ये इधर है ही नहीं। तो पुलिस वालों का यही इरादा था कि हम ऐसे ही वापस चले जाएं। तो मेरी मामा ने कहा है कि दरवाज़ा तोड़ दो, वैसे वापस नहीं जाना ना, आप लोगों ने FIR ली है, वैसे वापस नहीं जाना, आप दरवाज़ा तोड़ दो। जब ये कह ही रहे थे तो इतने में उस लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया। तो ये है कि वो लड़का उधर से पकड़ा गया था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा है, साथ उसका एक फ़ोन, सिर्फ आईफोन और एक लैपटॉप लिया है। उसके अलावा जो फ़ोन मैं चाह रही थी कि उसका लिया जाए, इन्फिनिक्स वाला, वो फ़ोन नहीं लिया उसका। और वो जो है डेस्कटॉप सिस्टम जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था, उसकी हार्ड शार्ड लिया नहीं? उसका कुछ भी नहीं लिया। मैं उसको, मेरी मामा ने कहा है कि ये कैमरा, इनफैक्ट उस टाइम भी वो कैमरा ऑन था जब उसने दरवाज़ा खोला है। अच्छा? उसने पूरी प्रिपरेशन से दरवाज़ा खोला है और उस टाइम भी वो कैमरा ऑन था। और मेरी मामा ने कहा कैमरा ऑन है, तो पुलिस वालों ने उस कैमरे का क्लिप उठा के डेस्कटॉप के पीछे रख दिया और ये कहा है कि भाई कैमरा तो ऑफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल इनकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको मजे की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात बताता हूं कि बेचारे गाड़ियां भी खुद करा के देते रहे, डूब मरने का मकाम है। और मैं आपको ऑनेस्टली कहूं कि अगर कोई शख्स ये समझता हो कि हमें पता होता तो हम मदद को पहुंच जाते, ये आप लोगों के लिए IG साहब, CCPO साहब, मरियम बीबी, अगर कोई हदायत का रास्ता खुला बाकी रह गया ना तो खुदारा वहां से गुजर जाए। अल्लाह ताला आपसे बहुत राजी होगा, नहीं तो ये बच्चियां, ये बहनें इसी तरह रोती रहेंगी और ये कागज के टुकड़े बन के यहाँ पर उड़ते रहेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कल बच्चों ने, आपकी फैमिलीज ने, आपके पोतों, दोतों, नवासों, नवासियों ने यही बड़े होना है। आप जितना मर्जी बाहर चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, जो मर्जी कर लें, इवेंचुअली वो इसी सोसाइटी की ब्रीड है और उन्होंने इसी सोसाइटी को साथ लेके कैरी करना है। कल आप इक्तदार में, ताकत में ना हुए और कोई ऐसा बदबख्त जिनसी दरिंदा उन्हें मिल गया, क्या करेंगे? अपना गोश्त नोचेंगे, दीवारों में टकरे मारेंगे? तो भाई उससे बचने के लिए आज काम कर रहे हैं और आज बेहतरीन वक्त है। इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, कर सकते हैं तो इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।